प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2022 में आया हुआ सेट 4 देखेंगे, जिसका कोड 324 FI है। इससे पहले हम 2023 के भी सब सेट कर चुके हैं और 2022 के भी 3 सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, इस पेपर को शुरू करते हैं और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 2024 एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आने वाली है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। इसमें आपको 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको कोई एक ऑप्शन पर सही टिक कर देना है, ठीक है ना? तो देखिए, चलते हैं पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है फर्स्ट के क्या पर, ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास f सच दैट R टू R f ऑफ x बराबर 3x द्वारा परिभाषित है। मतलब ये आपकी मैपिंग है किसी R से R में, है ना? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में मैपिंग है और आपके पास कोई फंक्शन है f(x) बराबर 3x, है ना? ये कोई फंक्शन है, आपको ये देखना है कि ये एकेकी है और आच्छादक है या नहीं है, ठीक है ना? हमें ये देखना है। तो देखिए बच्चों, एकेकी के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 एलिमेंट उठा लेते हैं x1, x2, ठीक है ना? किस में से? इस वाले R में से उठा लेते हैं और क्या करते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रख देते हैं, ठीक है ना? अगर x1 बराबर x2 आ गया, तो इसका मतलब है ये फलन एकेकी हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x1। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ, यहाँ पे x1 रखूँ, यहाँ पे भी x1 रखना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे x2 रखूँ, तो यहाँ पे भी x2 रखना पड़ेगा। ये भी 3x2, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचेगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, ठीक है ना? इसका मतलब फलन क्या है, एकेकी है, ठीक है ना? एकेकी तो हो गया। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। देखिए बच्चों, आच्छादक के लिए क्या चेक करते हैं, किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो भी उसने फंक्शन दिया है उसको y मान लो, है ना? माना y बराबर fx है, माना y बराबर fx है। अब fx की वैल्यू क्या है, f ऑफ x बराबर है 3x। अब यहाँ x के लिए सॉल्व करो, x के लिए क्या आ जाएगा, y अपॉन 3। अब ये x की वैल्यू फंक्शन में रखो, ठीक है ना? कहाँ पे रखो, फंक्शन में। यहाँ पे रखो fx में, जो ये fx दे रखा है इसने। अगर यहाँ पे रख के ये वाली वैल्यू y आ गया, तो इसका मतलब ये आच्छादक भी है। देखिए f ऑफ y अपॉन 3 पर देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने y अपॉन 3 रख दिया x की जगह, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू वाई अपॉन 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, y बचेगा। देखिए y आ गया ना हमारे पास, तो इसका मतलब ये फलन आच्छादक भी हो जाएगा, ठीक है ना? आच्छादक भी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, एकेकी भी है, आच्छादक भी है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना? कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, एकेकी आच्छादक दोनों है, ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, तो ये क्या कहता है बच्चों, ये कह रहा है कि कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6 का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है ना? मुख्य मान निकालना है। अब देखिए, वैसे तो अगर यहाँ से कोस हट जाए तो डायरेक्ट 7 पाई बाई 6 आ जाए, जैसा कि बच्चों के मन में आ रहा होगा कि हम डायरेक्ट कोस से कोस हटा देते हैं, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है, वो 0 से पाई होती है, ठीक है ना? यानी 0 से पाई के बीच में इसका मान आएगा, मुख्य मान। तो अगर आप इसको देखें, ये क्या है, 6 तिया 18 7 21, ये 210 है। अब 210 तो 0 और 180 के बीच में नहीं आता, तो इसका मतलब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा थीटा यहाँ पे लाना पड़ेगा जो इसके बीच में आता हो, ठीक है ना? तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट इसको हटा नहीं सकते। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना? हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना? ये हमें चेंज इस तरीके से करना है कि ये माइनस में ना आए, ठीक है ना? मान लीजिए मैं कोस 2 पाई प्लस लगा देता यहाँ पर, है ना? लेकिन 2 पाई प्लस लगा करके ये भी नहीं आता। 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करके 6 दूनी 12 में से 1 गया, सॉरी 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, ठीक है ना? क्योंकि देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7 बचेंगे, तो 12 में से 5 गए 7, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा कोस एज़ इट इज़। अब देखिए अगर मैं इसको यही ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाता है कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स। अब देखिए कोस 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, लास्ट क्वाड्रेंट। लास्ट क्वाड्रेंट में जो है आपके पास ये वाला लास्ट क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है और 360 है तो चेंज भी नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, कोस 5 पाई बाई 6 ही आ जाएगा, ठीक है ना? कोस से कोस हट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ठीक है बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गया आपके सिलेबस में नहीं है, गया क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने की कोटि क्या है। देखिए, इसमें बस आप ये देख लीजिए कि कितनी बार हाईएस्ट इसको अवकलन कर रखा है, ठीक है ना? ये एक यहाँ पे 1 बार और ये 2 बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2। हाईएस्ट तो 2 बार ही कर रखा है ना इसको, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना? इस अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोटि बराबर 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और अगर वो इसकी घात पूछ लेता, तो हम क्या करते, सबसे हाईएस्ट पावर का जो अवकलन है उसकी पावर देख लेते, ठीक है ना? इसकी पावर क्या है, 1 है, तो घात 1 हो जाती, ठीक है बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये, कि निश्चित समाकलन
निश्चित समाकलन 1/√3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान बताओ। देखिए बच्चों, इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√3, बल्कि इसे हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, तो इसको tan इनवर्स एक्स लिख देंगे और इसकी लिमिट कितनी है, 1 से √3 है, ठीक है ना। लिमिट पुट करेंगे, देखिए लिमिट क्या पुट कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली रखते हैं एक्स की जगह, फिर माइनस लगाते हैं, फिर उसी में एक्स की जगह नीचे वाली रखते हैं लिमिट, तो ये आ जाएगी 1। तो ये tan इनवर्स √3, tan इनवर्स में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/3 माइनस tan इनवर्स 1 को हम tan में क्या लिख सकते हैं, tan π/4 यानी tan 45, ठीक है ना। यहाँ से tan हट जाएगा तो बचेगा π/3 और यहाँ से π/4 आ जाएगा और ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, सॉरी ये π/3 ये π/4, तो ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 पाई माइनस 3 पाई और ये आ जाएगा आपका π/12, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, है ना, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक एक नंबर का हर क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 5x-3 जो है ये x बराबर 0 पर सतत है। हमें ये चेक करना है कि ये सतत है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर 0 पर चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, यही है। अब देखिए क्योंकि ये फंक्शन ऐसा तो है नहीं कि इसमें जो है आपको ये तो आपका डायरेक्ट भी हो जाएगा, इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मोस्टली उन क्वेश्चन में करते हैं जो फंक्शन तोड़ के दिया हुआ हो, जैसे मोड एक्स होता है। मोड एक्स को हम फंक्शन कैसे होता है, ये होता है कि एक्स पॉजिटिव एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। जब वो 0 के इधर राइट साइड में कुछ और बताता हो और लेफ्ट साइड में कुछ और बताता हो फंक्शन, है ना, तब हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं दे रहा है, डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है बस एक ही, तो आप इसको डायरेक्ट ही कर दो, ठीक है ना। एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 5x-3, है ना। इसमें आप डायरेक्ट पुट कर दो, -3 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप क्या फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आ जाएगी, 5 0 -3, ये भी -3 आ जाएगा। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं, है ना। क्या आ रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों बराबर है, इसका मतलब फंक्शन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है ना। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है ना बच्चों, ये सतत आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि समाकलन है आपके पास और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि समाकलन कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस प्लस कोट एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखिए आप इसकी गुना अंदर कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोस एक्स, कोट एक्स इंटू कोट एक्स और डी एक्स। अब देखिए दोनों का अलग अलग समाकलन कर देते हैं। इसका अलग समाकलन करेंगे, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कोट एक्स, ठीक है ना। और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का समाकलन होता है माइनस के कोसेक एक्स। अगर आपके फॉर्मूले याद हों तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका आ चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का क्या है। ये कह रहा है कि यदि a बराबर आपके पास 0 -1 0 2 है और b बराबर आपके पास 3 5 और 0 0 है, तो आप a b फाइंड कर दो, ए बी की मल्टीप्लाई कर दो। देखिए बच्चों हम डायरेक्ट ए बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले आपको यहाँ पे ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर करना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए 0 की मल्टीप्लाई पहले इस रो की इस रो में इस कॉलम में होगी तो पहला एलिमेंट बनेगा। 0 की 3 में होगी 0, -1 की 0 में होगी 0, तो ये 0 आ जाएगा। 0 की 5 में होगी 0, -1 की 0 में होगी ये भी 0, और इसकी इसमें करेंगे तो ये भी 0, इसकी इसमें करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और आपका ये हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप 1-2 स्टेप्स इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, हमने डायरेक्ट कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गहरे क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि P ऑफ E बराबर आपके पास क्या है, 0.6 है। P ऑफ F बराबर आपके पास क्या है, 0.3 है। P ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर आपके पास क्या है, 0.2 है। पूछ क्या रहा है, P ऑफ E ओवर F, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर ऐसा हो, एक प्रायिकता हो चुकी हो, दूसरे की पूछ रहा हो, एक घटना हो चुकी हो, दूसरी घटना की प्रायिकता पूछ रहा हो, तो इसको सहप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला कहता है कि दोनों का इंटरसेक्शन करके नीचे वाले का प्रायिकता नीचे रख दो, ठीक है ना। दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे वाले की प्रायिकता नीचे। अब देखो P इंटरसेक्शन F क्या है, 0.2 है, और F क्या है, 0.3 है। पॉइंट से पॉइंट हटेगी तो 2.3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड कर लो, यहीं पे छोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डे क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2
का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ये तो डायरेक्ट हो सकता है हमारे पास टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, है ना, टेन पाई बाई फोर आ जाएगा, प्लस कोस इनवर्स, आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के कोस, एक बटे दो कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है, यानी पाई बाई थ्री की, है ना, प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में ये एक बटे दो किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये होती है साइन 30 की, यानी पाई बाई 6 की, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हट जाएगा ये तो पाई बाई 4 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लस, अब देखिए अगर मैं कोस में मैं ये माइनस अंदर नहीं दे सकता, साइन में तो मैं ये दे सकता हूँ, कोस में नहीं दे सकता, क्योंकि कोस का क्या होता है, कोस में अगर माइनस थीटा हो तो बाहर कोस पॉजिटिव थीटा ही आता है, तो मैं यहाँ का माइनस इसको यहाँ नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा कोस, कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री, है ना, 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये तो, और प्लस ये वाला मैं कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये माइनस अंदर पहुंचा दूंगा इसके, तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है ना। ये अलग है यहाँ से बच्चों, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई सिक्स, माइनस अंदर पहुंचा सकता हूँ साइन में, क्योंकि साइन का माइनस बाहर आ जाता है, अगर साइन में यहाँ माइनस होता तो वो बाहर आ जाता, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पाई अपॉन फोर प्लस, अब ये कोस से कोस हट जाएगा, थ्री पाई माइनस पाई, टू पाई बाई थ्री आ जाएगा, और प्लस माइनस में आ जाएगा पाई बाई सिक्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12, है ना, चार तिया 12, तीन पाई, तीन चौक 12, चार दूनी 8 पाई, और माइनस छः दूनी 12, 2 पाई, 8, और ये कितना बचेगा, तीन में से दो गया ए, 8 और एक 9, 9 पाई अपॉन 12, और यहाँ से तीन तिया 9, तीन चौक 12, ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे का क्या, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे का क्या कह रहा है कि समाकलन कीजिए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ठीक है ना, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, आपको नीचे क्या बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स के इंटू में, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के इंटू में 1 कीजिए, 1 करने के बाद जो कि यहाँ पहले से 1 है, उसके बाद एक्स के इंटू में जो भी आया उसका आधा करो। अब 6 का आधा कितना हो गया, 6 का आधा हो गया कितना, 6 का आधा हो गया 3। अब इस 3 का स्क्वायर आपको जोड़ना है, 3 का स्क्वायर ही आपको घटाना है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर जो मुझे वो 3 का स्क्वायर जोड़ना है यानी 9 जोड़ना है, तो वो मैं 9 इसमें से ले लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है ना? इसको मैं तोड़ लूँगा, 9 प्लस 4 लिख लूँगा इसको, ठीक है ना? चाहे ऐसे कर लो, इसको 9 प्लस 4 लिख लो, वो 9 इसको दे दो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, या फिर आप अलग से 9 जोड़ लो, 9 घटा लो, ठीक है ना? बेहतर आप जो समझते हो उससे कर लो, ठीक है? हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस इस 13 को मैं लिख सकता हूँ 9, 9 अलग लिख लिया मैंने, प्लस 4 अलग लिख लिया, ठीक है ना। देखिए 9 4 13 होते हैं ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन डी एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या ऐसी फॉर्म नहीं है जैसे ये होती है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्म नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पे 2 है ये वाला, फिर टेन इनवर्स आएगा, फिर एक्स अपॉन एक्स, ये आपके पास एक्स माइनस 3 अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस सी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है ख क्वेश्चन, तीसरे का ख, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष में ये दिखाना है, ठीक है ना। तो हम क्या मान लेते हैं, माना, देखिए पहले सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, त्रिभुज हम ऐसा बनाएंगे एक, ये आपका हो जाएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अगर ये समकोण हुआ तब है ये, है ना, डायग्राम। तो इसके लिए हम चलते हैं ए बी सी, हम इसको ऐसे देते हैं। अब देखिए हम क्या मान लेते हैं, माना स्थिति सदिश, ये क्या दे रखे हैं, इतने स्थिति सदिश दे रखे हैं, माना ए के स्थिति सदिश, माना ये ए हो जाएगा ना, ये ए हो जाएगा, ए कैपिटल ए का, माना कैपिटल ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश स्मॉल ए, तथा बी का स्थिति सदिश स्मॉल बी, तथा सी का स्थिति सदिश स्मॉल सी है, तब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर ए, यहाँ से वेक्टर ए बना लेंगे हम, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ से बी वेक्टर आ जाएगा आपका आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, यहाँ से आपका माइनस 5k कैप, और ये सी वेक्टर आ जाएगा आपका 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। अब देखिए आपको ये तीनों भुजाएं अलग अलग निकाल लेनी है, ठीक है ना, ए बी बी सी सी ए।
अब देखिए हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ए बी मतलब ए बी भुजा निकाल लेते हैं ना, ए बी भुजा वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं यहाँ से। अब ये कैसे निकलेगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, यानी बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बी माइनस ए क्या होगा, ये बी पहले लिखेंगे आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस ए बाद में लिखेंगे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसमें से माइनस करेंगे तो आई माइनस 2 आई माइनस आई कैप माइनस 3 जे और प्लस जे, तो माइनस के 2 जे कैप माइनस 5 के और माइनस के माइनस के 6 के कैप, ठीक है। ये एक हो गया। अब चलते हैं दूसरे पर, ये तो हो गया आपके पास ए बी वेक्टर, ठीक है ना। अब चलते हैं बी सी पर, बी सी वेक्टर फाइंड करते हैं। बी सी क्या होगा, सी माइनस ए हो जाएगा। सी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देते हैं, या चलो लिख लेते हैं हम। सी क्या हो जाएगा आपका, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप माइनस ए है आपके पास, ए क्या है आपके पास, यही है ऊपर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसमें से माइनस करते हैं तो 3 में से 2 गया, 1 आई कैप बनेगा माइनस 4 जे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चार माइनस 4 जे प्लस जे कितना हो जाएगा, माइनस के 3 जे कैप माइनस के 4 के और माइनस के माइनस के 5 के कैप, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन बी सी वैक्टर। अब चलते हैं ए सी के पास, ए सी निकलता है देखिए, और सॉरी ये तो बी माइनस सी होना था, सी माइनस बी होना था बच्चों, ये गलत हो गया है। ये आपका हो गया है सी माइनस ए सी वैक्टर। चलो हम इसको ए सी बना देते हैं, ठीक है ना। ये हमने ए सी फाइंड कर दिया, ए सी। अब हम निकालते हैं बी सी, बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। सी माइनस बी क्या होगा, देखिए सी माइनस बी हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा सी माइनस बी, 3 में से 1 गया, 2 आई कैप, फिर माइनस 4 जे और माइनस माइनस प्लस 3 जे, यानी माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, तो माइनस के जे माइनस 4 के प्लस 5 के, ये हो जाएगा प्लस के कैप, ठीक है ना। 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, इनमें से किन्हीं दो भुजाओं का, ए बी, ए सी और बी सी, इनमें से किन्हीं दो भुजाओं का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो आएगा। तो हम क्या करते हैं, ए सी डॉट बी सी देखते हैं, ए सी डॉट बी सी, यानी ए सी आपके पास क्या है, ए सी है आई माइनस आई कैप माइनस के 3 जे कैप और माइनस के 5 के कैप इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आई कैप ये हो जाएगा 2 इंटू 1, आई कैप 1 हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के कितना हो गया, प्लस के हो गया 3, है ना। जे कैप इंटू जे कैप हो जाएगा +1, माइनस के और प्लस के ये हो जाए -5 और +1, तो ये हो जाएगा -5 और के डॉट के हो जाएगा 1। और जब इनकी अपोजिट में मल्टीप्लाई होगी, आई की जे में वो 0, आई की के में वो भी 0, इसी तरह जे की आई में 0, जे की के में 0, अपोजिट से जो हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 -5, ये हो गया ओवरऑल आपका 0। इसका मतलब अगर इन दो दो का प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है, तो ए सी जो है बी सी पर लंब है, ठीक है ना। ए सी जो है वो बी सी पर लंब है, अतः इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री का मिल गया हमें, है ना। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, तथा दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के हैं, एक समकोण त्रिभुज के हैं, ठीक है ना बच्चों। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, हम चलते हैं घ क्वेश्चन पर, ठीक है ना। घ क्वेश्चन देखिए, घ क्वेश्चन क्या कहता है, घ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सबसे पहले आप इसको y मान लीजिए, माना y बराबर आपके पास क्या है, log x की पावर cos x है, ठीक है ना। जब आप इसमें log ले लोगे, दोनों तरफ log लेने पर, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो एक, तो आप उसमें log लेकर ही अवकलन करना, ठीक है ना, तभी वो इजी पड़ेगा। इजी क्या, वो होगा भी तभी, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसमें log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका log की पावर log x की पावर cos x, ये cos x आगे आ जाएगा, log m की पावर n है ना, n आगे आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा log y इक्वल्स टू cos x इंटू log cos x, ठीक है। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, dw/2x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास log y का 1/y dy/dx, और ये है आपके पास दो फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का अलग अलग होगा। पहला फंक्शन जो होगा तुम cos x, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, log के अंदर cos x तो आगे आ गया था, log x बचेगा, ये log x है ना, log x, log x, तो log x का हो जाएगा 1/log x, और फिर इस log x का करेंगे, ये आ जाएगा 1/x, ठीक है। ये हो गया, प्लस लगाया, अब की बार log x जो का तो cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/y dy/dx इक्वल्स टू
बल्कि हम क्या करते हैं, ये y इधर पहुंचा देते हैं और y की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। देखिए y की वैल्यू क्या है, यही तो है log की पावर cos x, तो हम ये रख देते हैं यहाँ पे log x की पावर cos x, ठीक है, इंटू ये पूरा इंटू में है इसके, इसे लिख देते हैं सही करके, ये आ जाएगा cos x की पावर, इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगी cos x अपॉन ये आ जाएगा x log x, ठीक है ना, x log x हो गया। अब देखिए यहाँ से आगे प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, cos x को पहले लिख लेंगे, cos x इंटू log x, log x, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का क्या क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए प्रोग्रामन समस्या को, ठीक है ना। आपके पास क्या है, z बराबर 3x प्लस 4y, और एक आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको समीकरण रूप में लिख लेंगे, ठीक है ना, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है ना बच्चों। देखिए कैसे करेंगे इसको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 कर लेंगे, ठीक है ना, ये समीकरण बन जाएगी हमारी। अब देखिए इस समीकरण में x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, y बराबर 4 मिलेगा, ठीक है ना। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 4 मिल जाएगा, और y बराबर 0 रखने पर पुट y बराबर 0, तो x बराबर 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 4 मिल जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो x बराबर 4। तो आपके पास एक टेबल बनेगी ऐसी, आपके पास एक टेबल ऐसी बन जाएगी, उसमें आप एक्स वाई लिख लोगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने 0 रखी तो वाई की वैल्यू 4 मिली, वाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स की वैल्यू 4 मिली, ठीक है ना। ये दो वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ से एक पॉइंट मिला आपको क्या, 0,4, दूसरा पॉइंट मिला क्या 4,0, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है बस ग्राफ में, आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखिए अब छोटा सा हम ग्राफ बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखिए 0,4 ये रहा, 4,0 ये रहा, बस इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है ना, इन दोनों को मिला दीजिए। देखिए इन दोनों को हम कैसे मिला देंगे, यहाँ से हम इनको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये थोड़ा सा मिस हो गया। अब देखिए ये पॉइंट क्या है आपके पास 0,4, ये पॉइंट क्या है आपके पास 4,0। अब ये लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि इसके नीचे हमें रीजन मिलेगा हमारा या इसके ऊपर मिलेगा। देखिए इसने कहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला ही चतुर्थांश है, यानी इसके इधर नहीं जाएंगे, इसके इधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बस इसके इधर ही रहेंगे। अब ये देखना है कि इसके नीचे रहेगा या इसके ऊपर रहेगा जिसमें हम शेड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या देखो, मूल बिंदु पर चलते हैं, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, है ना, 0 0 पर। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इस असमीका में रख दीजिए, इस असमीका में, तो ये क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये क्या है, सत्य है, ठीक है ना, यानी 0 4 से छोटा होता है, सत्य बात है। तो इसका मतलब अगर बात सत्य आती है तो इसके नीचे शेड करेंगे, अगर गलत आ जाती तो इसके ऊपर कर दे, है ना, इससे मूल बिंदु की ओर करेंगे अगर सत्य आई, और अगर असत्य आती तो इससे मूल बिंदु के अपोजिट साइड करते, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा ये वाला रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया, ठीक है ना। इसमें कितने पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट ये है 0,0, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन 3 पॉइंट पे आप जेड का मान देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से फिर टेबल बनाइए, एक टेबल बना करके यहाँ पे लिखना शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, ठीक है ना। यहाँ पे एक लिख देना z बराबर कितना दिया है उसने 3x प्लस 4y, है ना, 3x प्लस 4y। अब देखिए आपके पास 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को लिख लीजिए। सबसे पहले 0,0, जब 0 रखोगे इसमें तो 0 आ जाएगा, दोनों में 0 0। दूसरा आप रखोगे 4,0, तो 4 इसमें रखेंगे, 4 या 12, 0 इसमें रखेंगे 0 तो 12 आ जाएगा। फिर रखेंगे 0,4, जब इसमें रखोगे आप 0 ये हो जाएगा 0, इसमें रखोगे 4 तो ये हो जाएगा 16। तो आपका क्या मिल गया, अधिकतम मान मिल गया आपका 16, ठीक है ना। ये तो हो गया अधिकतम मान। उसने क्या पूछा था, उसने क्या पूछा था, वो कह रहा था कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, अतः अतः बिंदु 0,4 पर, 0,4 पर z का अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना हो जाएगा, अधिकतम मान 16 है, ठीक है ना बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में ये रिलेशन है कि a कोमा बी, a कोमा बी में ऐसा रिलेशन है कि दो a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है ना। इसको हमें दिखाना है, तुल्यता संबंध यानी आपको सतुल्य भी दिखाना है, सममित भी दिखाना है, संक्रमक भी दिखाना है, ठीक है ना। देखिए आपके पास जो है आर, वो ये कह रहा है कि a कोमा बी में कैसा रिलेशन है, a कोमा बी में ऐसा रिलेशन है कि दो a माइनस बी को विभाजित करता है। इसका मतलब ये ऐसा है कि दो a माइनस बी को विभाजित विभाजित करता है, ठीक है ना, ये इसने ऐसा रिलेशन दे दिया। अब देखिए बच्चों हम समतुल्य के लिए चलते हैं, समतुल्य के लिए, है ना, समतुल्य के लिए चलते हैं। समतुल्य के लिए क्या होगा, हम
एक पॉइंट लेकर के चलेंगे, किस में से, जेड में से, जो उसने सेट दिया है पूर्णांकों का समुच्चय है ना, इस जेड में से लेके चलेंगे, ए बिलोंग्स टू जेड। और इस ए कोमा ए, इसमें रिलेशन देखेंगे ए कोमा ए पर, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए कोमा ए, इसके अकॉर्डिंग यानी ए माइनस ए जो होना चाहिए वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना, 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको देखते हैं, ए माइनस ए क्या बनेगा, ए माइनस ए बनेगा 0, और 0 तो सबसे डिवाइड होता है, तो हम इसको लिख देंगे 0 2 से विभाजित है, 0 2 से विभाजित है, 0 तो सबसे कट जाता है, ठीक है ना, 2 से विभाजित है, अतः अतः ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन में सेटिस्फाई करता है, तो ये समतुल्य संबंध है, ठीक है ना, आर जो है वो समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है, ठीक है ना, आर समतुल्य संबंध है। अब देखिए, अब चलते हैं सममित के लिए। सममित क्या कहता है, सममित के लिए हम ये कहते हैं कि दो एलिमेंट लेकर के चलते हैं, ए कोमा बी, किस में से, जेड में से लेकर के चलते हैं, और वो इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार है कि ए कोमा बी पर अगर हम ये रिलेशन लगाएं, ए माइनस बी 2 से डिवाइड होना होगा, है ना। ये ए और बी हम ऐसे ही लेंगे कि उनको ये रिलेशन सेटिस्फाई करे, यानी ए माइनस बी को 2 काट देता हो, तो हम ऐसे लिख देंगे ए माइनस बी बराबर 2m। 2m का मतलब क्या किया मैंने, अब 2 से तो कट जाएगा ना ये, अगर ये इसके बराबर 2m है और यहाँ पे m में कोई इंटीजर ले लेता हूँ अगर, तो इसका मतलब क्या है, तो 2 से डिवाइड है, ये 2 का गुणज भी है, अगर 2 का गुणज है तभी तो 2 से डिवाइड होगा, तो हमने 2 का गुणज रख दिया इसको। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से b माइनस ए कर दूँ और माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा भी दिखेगा। अब यहाँ से माइनस इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा b माइनस ए बराबर 2 इंटू माइनस एम, ये तो इंटीजर था, अब भी इंटीजर ही है ना, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, b माइनस ए भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b कोमा ए भी किससे रिलेट करेगा, r से रिलेट करेगा, ठीक है ना। ये तो r से रिलेट कर ही रहा था, a कोमा बी r से रिलेट कर रहा था, अब b कोमा ए भी r से रिलेट करेगा, अतः हम ये क्या लिख सकते हैं, अतः संबंध r क्या है, अतः संबंध r सममित संबंध है, ठीक है ना, सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब चेक करना है हमें संक्रमक है या नहीं, अगर संक्रमक हो गया तो ये तुल्यता हो जाएगा, ठीक है ना। संक्रमक के लिए चलते हैं, संक्रमक देखिए बच्चों, संक्रमक के लिए चलते हैं। संक्रमक के लिए क्या होगा, हमें 3 एलिमेंट लेकर के चलने पड़ेंगे, ठीक है ना, संक्रमक के लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट ऐसे मान लेंगे, माना 3 एलिमेंट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जेड, उस जेड में से हमें ऐसे लेने हैं, इस प्रकार हैं कि ए कोमा बी भी बिलोंग करेगा आर को, इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 2m ले लेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे m क्या है, कोई z है, यानी कोई पूर्णांक है। अब देखिए, यहाँ से हम दूसरा कोई ये जो बी सी लिया है हमने, बी और सी में ऐसा रिलेशन होना चाहिए, ये भी आर को भी रिलेट करे, और बी माइनस सी बराबर 2n होना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे n जो है वो कोई पूर्णांक है, ठीक है ना बच्चों, इसको हम n ले लेंगे, n। अब देखिए, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम इन दोनों का यूज करके हमें ए कोमा सी दिखाना है कि वो भी आर में है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 2m प्लस 2n, ये क्या हो जाएगा, बी से बी हट जाएगा, ए माइनस सी बचेगा 2 इंटू एम प्लस एन। अब देखिए, जब m भी एक पूर्णांक था, n भी एक पूर्णांक था, तो दोनों पूर्णांकों को जोड़ने पर भी एक अलग पूर्णांक मिलेगा, तो यहाँ से m प्लस n जो मिलेगा वो भी z में मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं कि a माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर a माइनस सी 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि a कोमा सी भी बिलोंग कर गया r को। देखिए, हम a कोमा बी r में लेकर के चले थे और b सी भी r में लेकर चले थे, a कोमा सी r में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये इसको रिलेट कर, अतः संबंध क्या हो जाएगा, अतः संबंध R संक्रमक संबंध है, एक संक्रमक संबंध है, इसका मतलब R जो हो जाएगा, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये समतुल्य भी हो गया, संक्रमक भी हो गया और सममित भी हो गया ना, तीनों संबंध इसने दिखा दिए, तो इसका मतलब ये है कि एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्या क्वेश्चन, यदि शीर्ष ये हैं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष उसने क्या दिए हैं वो देख लीजिए, त्रिभुज के शीर्ष उसने दिए हैं आपको 2 कोमा माइनस 6, 5,4 और k,4, ये उसने 3 शीर्ष दिए हैं, ठीक है ना। अब इन 3 शीर्षों को आपको क्या मानना है, x1 बराबर 2, y1 बराबर -6, x1 y1, इसी तरह x2 बराबर 5, y2 बराबर 4, इसी तरह x3 बराबर k, y3 बराबर 4,
x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मोड पहला फंक्शन सॉरी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है ना बच्चों। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए 123 231 312 है ना, इस तरीके से आपको याद रहेगा। और बस आप ये ध्यान रखना कि x1 देखो बाहर है और तीनों प्लस में है x, और y वाले ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना। 123 231 312 है ना, ये यहाँ पे ये 231 312 इस तरीके से। अब बस वैल्यू रख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने क्या दिया है, उसने दिया है 35 वर्ग इकाई, तो हम इधर रख देंगे 35 वर्ग इकाई इक्वल्स टू 1/2 मोड x1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू 4 माइनस y3 4 माइनस 4 प्लस x2 की वैल्यू है 5 y3 माइनस y1 कितना है -6 प्लस 6 हो जाएगा, x3 की वैल्यू k y1 की वैल्यू -6 y2 की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा ये। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला गया तो ये हो जाएगा 70 इक्वल्स टू, ये तो 0 होगी, 4 माइनस 4 0। अब ये बचेगा आपके पास 6 और 4 10 10 पंजे 50 50 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका माइनस के 6 4 10 माइनस के 10 के, ये आपका हो जाएगा माइनस के 10 के, ठीक है ना। अब जब ये मोड हटाएंगे इधर प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये दो वैल्यू देता है प्लस भी माइनस भी, तो हम इसको क्या करेंगे प्लस माइनस 70 लगा देंगे और इसको लिख देंगे 50 माइनस के 10 के, ठीक है ना। ये 10 के इधर चला जाएगा, ये क्या बचेगा 10 के प्लस माइनस के 70 इक्वल्स टू हो जाएगा 50, ठीक है। अब एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, प्लस लेने पर धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा 10 के प्लस 70 इक्वल्स टू 50। यहाँ से क्या हो जाएगा 10 के इक्वल्स टू 50 माइनस 70 माइनस 20 और के की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, ठीक है। इसी तरह माइनस लेने पर क्या आ जाएगा आपके पास 10 के माइनस 70 इक्वल्स टू 50, 70 उधर चला गया तो 50 हो जाएगा, 10 के इक्वल्स टू 7 5 12 120, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12 आ जाएगी, ठीक है ना। के ये दो मान हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे का घय। देखिए बच्चों चौथे का घय हम ये पहले ही आपको करा चुके हैं। चौथे का घय ये क्वेश्चन आपको हमने कहाँ करा दिया है, 324 FG कोड में छठे का क्या क्वेश्चन है, ये क्या नहीं घय क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हमने वहाँ आपको ये करा दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से कर लेना, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों पांचवे का क्या क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि ये साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/11 इक्वल्स टू कोस इनवर्स 84/85 है ना, ये आपको दिखाना है। देखिए बच्चों मैं इसका आपको इजी तरीका बताता हूँ बच्चों। इसमें सबसे पहले आप ये एक मिस प्रिंटिंग है, आप इसको सही कर लेना। ये 8/11 नहीं 8/17 है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 8/11 से करके इसको कई दफ़ा किया, ये नहीं हुआ क्वेश्चन। फिर मैंने इसको सर्च किया तो ये 8/17 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 8/17 है यहाँ पर, तब जाकर के ये प्रूफ हुआ, ठीक है ना। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस कोस इनवर्स को इधर ले आते हैं और फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। ये कोस इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 8/17 और ये हो जाएगा आपके पास 84/85, ठीक है ना। बस इसको यहीं पे रखिए आप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना हम यहाँ पे मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 जो है 3/5 ये आपका x मान लेते हैं, और साइन इनवर्स जो आपका 8/17 है इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये साइन जब इधर जाएगा ये क्या हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका साइन x, और ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 8/17 इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन y, ठीक है ना। अब देखिए 3/5 इक्वल्स टू साइन x है, यहाँ से आप कोस x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। चाहे तो आप डायग्राम बना करके एक समकोण त्रिभुज बना करके वहाँ से निकाल लीजिए, इजीली पड़ेगी। या आप डायरेक्ट इसको कर लीजिए, कैसे देखिए 3/5 इक्वल्स टू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8/17, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ √1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, है ना। अब देखिए ये रूट इधर जाएगा और फिर ये 1 भी उसके पास जाएगा, बल्कि इसको इधर ले आएंगे इसको इधर ले आएंगे, ऐसे चलो स्क्वायर इधर पहुंचाते ही हो जाएगा 9/25 इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 8 8 64 यानी 8 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 अपॉन और 17 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा आपका 289, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। तो यहाँ से बच्चों जब ये इधर लाओगे ये इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास कोस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25 तो यहाँ आ जाएगा, और वो जो स्क्वायर था इसका वो आ जाएगा रूट में, ठीक है ना। ऐसे ही ये हो जाएगा कोस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √1 माइनस ये हो जाएगा आपका 64/289, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी ये बच्चों यहाँ पर
हाँ कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 9 कितने हो गए 16, 16/25 का क्या आ जाएगा 4/5। इसी तरह कोस वाई में क्या आ जाएगा 289, 289 माइनस 64, ये बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका बच्चों, ये बचेगा आपका 225 है ना, 225 का आ जाएगा, 225 का आ जाएगा 15, 225 का आ जाएगा 15/289 का आ जाएगा 17। स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे इसको, तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू भी आ गई, कोस एक्स की भी आ गई, साइन वाई की भी आ गई, कोस वाई की भी आ गई, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम पुट करते हैं, यहाँ पे जो हमने ये माना था, ये जो माना था वो यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा अब आपके पास, अब यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास कोस इंटू, इसको एक्स माना था तो ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया माइनस, और इसको वाई माना था, ये रहा, देखिए देखिए इसको हमने x माना था, x रख दिया यहाँ पे, इसको y माना था, ये y रख दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 84/85। अब यहाँ से कोस x माइनस वाई का फॉर्मूला खोलिए, क्या हो जाएगा कोस x इंटू कोस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। बस यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, बस हमें क्या करना है 84/85 दिखाना है। कोस एक्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है 4/5, ये रही, कोस वाई की वैल्यू आपने निकाली है 15/17, ठीक है ना, और साइन एक्स की वैल्यू आपने मानी थी कितनी 3/5, साइन वाई की वैल्यू कितनी मानी थी 8/17, ये 8/17 आ गई ऊपर से। और अब ये क्या आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा आपका 17×5 तो नीचे कॉमन आ जाएगा, है ना, 17×5 एलसीएम आ जाएगा, और 15 चौक कितने हो गए 15 दूनी 30, 15 चौके हो गए 60, प्लस 8 तिया 24, और ये हो गए आपके 64/85, सॉरी ये हो गया आपका 60, 60 प्लस 24 ये हो गया 84/85, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपकी राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे। ये चलते हैं गए क्वेश्चन पर, 5वें का गए। तो देखिए बच्चों, गए क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे देखिए, गए क्वेश्चन ये ऐसे होगा कि इसको सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना y बराबर हमारे पास क्या है x की पावर x है, ठीक है ना। तो हम इसका क्या करते हैं, देखिए अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, हमें log लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, log ले लेंगे दोनों तरफ, log y इक्वल्स टू log x की पावर x, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जब इसको लिखेंगे log y इक्वल्स टू, ये x आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा x log x, ठीक है ना। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू x log x, x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, प्लस जब 1 log सेकंड एज इट इज log x, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये y भी इधर पहुंचा देते हैं, ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू y इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस आपका log x, ठीक है ना बच्चों। अब इसको हम मान लेंगे पहला इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए उच्चतम व निम्नतम मान के लिए dy/dx को हम 0 रखते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ कहेंगे उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे dy/dx को हम 0 रख देंगे। जब आप dy/dx को 0 रखोगे तो इसका मतलब आपको इसको 0 रखना पड़ेगा, y इंटू 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0। तो बच्चों जब हम इसको 0 रखेंगे तो अलग अलग हमें y को 0 रखना पड़ेगा। अब y तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो फंक्शन पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये y की पावर, y बराबर x की पावर x था ना, ये है ना, देखिए ये पूरा यही 0 हो जाएगा, तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए y को हम 0 रख नहीं सकते। यहाँ से हमें रखना पड़ेगा 1 प्लस log x को 0। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से log x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -1। अब यहाँ ये log जो होता है इसकी यहाँ पे बेस में हम e लेते हैं, ठीक है ना। ये अगर कुछ नहीं है तो e ही होता है, यहाँ e को ज़्यादातर शो हम करते नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहीं पे रह जाएगा, और ये जो -1 यानी इधर की जो राइट हैंड साइड में इधर जो भी होता है वो इस जो यहाँ बेस में होता है उसकी पावर में चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर में -1 यानी 1/e, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/e आ जाएगी, ठीक है ना। अब इस वैल्यू पे हमें चेक करना है इसका मान, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम d2y/dx स्क्वायर निकालते हैं, d2y/dx स्क्वायर। देखिए पहला फंक्शन जो का तू y, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 का 0 log x का 1/x, 0 प्लस 1/x, प्लस अब की बार 1 प्लस log x जो का तू 1 प्लस log x, और y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए हम क्या करते हैं इस d2, अब हम क्या करते हैं जब जब x बराबर 1/e हो तथा dy/dx 0 हो, तब इसकी वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। d2y/dx स्क्वायर बराबर y की वैल्यू हमारे पास क्या है x की पावर x, x की पावर x है ना, y का मान जो हमने सबसे शुरू में माना था क्वेश्चन को, तो x की वैल्यू हमने क्या रख दी 1/e,
और उसकी भी पावर 1/e, ठीक है। अपॉन में एक्स है, एक्स को क्या रख सकते हैं हम 1/e, 1/1/e, ठीक है। प्लस ये जीरो रखेंगे तो ये सारा हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/e की पावर 1/e और इंटू में आ जाएगा ई, ठीक है ना। अब ई का मान जो होता है वो बच्चों पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ई का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है कुछ, तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 1/2 पॉइंट समथिंग रखेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, उसकी पावर में ये रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है, ये धनात्मक है, ठीक है ना। तो अगर ये धनात्मक है तो इसका मतलब अगर d2y/dx² धनात्मक आता है तो इसका मतलब इस x की इस वैल्यू पर फलन का मान निम्नतम होगा, ठीक है ना। अगर ये निगेटिव आ जाती तो इसमें उच्चतम हो जाता, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि x बराबर 1/e पर fx का मान, ये जो फंक्शन है हमारा फंक्शन फलन का मान निम्नतम होगा, है ना, निम्नतम होगा या निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ लिख देते हैं, निम्निष्ठ होगा। तो अब इसका निम्नतम मान निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसका निम्नतम मान कैसे आएगा देखिए, अतः फलन का निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान जो सबसे ऊपर हमारे पास है y बराबर जो भी y है हम y पे 1/e पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, सबसे ऊपर जो हमने y बराबर x की पावर x माना था उसमें रख दीजिए बस x की वैल्यू 1/e और उसकी पावर 1/e, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है, e की पावर में आ जाएगा, e की पावर में 1/e आ जाएगा, बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं पांचवे के घ पर। ये भी हम पहले आपको करा चुके हैं, ये कहाँ है बच्चों 324, ये वाला 4 लाल और 4 काली गेंद वाला 324 BC कोड में ये आपका पांचवे का ख है। आप इसको वहां से कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए छह क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। y बराबर कह रहा है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देखिए हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना। ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू कोस log x का हो जाएगा माइनस के साइन log x, माइनस के साइन log x और log साइन log x, और log x का दोबारा करना पड़ेगा, log x का होता है 1/x प्लस इसी तरह 4 साइन का हो जाएगा कोस log x, इसका जो का तू, और log x का करेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है। अब ये x कॉमन लेकर के इधर पहुंचा दीजिए, ये हो जाएगा आपका x dy/dx इक्वल्स टू माइनस के साइन log x प्लस के 4 कोस log x, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका दोबारा से करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अवकलन करते हैं दोबारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी d2y/dx² प्लस सेकंड एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx और x का हो जाएगा 1, ठीक है ना, इक्वल्स टू माइनस के साइन log x का करते हैं, माइनस के क्या रहेगा कोस log x आ जाएगा और log x का दोबारा करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4 साइन आ जाएगा कोस का, log x जू का तू रहेगा और log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। फिर से ये x कॉमन लीजिए और इधर पहुंचा दीजिए, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा x² d2y/dx² प्लस ये हो जाएगा x इंटू dy/dx, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा आपका माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन तो ये बचेगा कोस log x प्लस 4 साइन log x, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्या बनता है, y कोस log x प्लस 4 साइन log x, ये y बन जाता है, यहाँ पे y रख देंगे इसकी जगह और वो y उधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² d2y/dx² प्लस x dy/dx और प्लस y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप क्वेश्चन को हल करते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2024 एग्जाम से रिलेटेड बहुत सी हेल्पफुल वीडियो आने वाली हैं, ठीक है ना बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।